Good morning, dear students. Myself Shifali Mehndi Ratta, Assistant Professor Sociology in Maheshwari Girls PG College. Today we will discuss a new topic named drug abuse or drug addiction, जिसे हम हिंदी में नशीले पदार्थों का सेवन या उनके आदि कहते हैं, नशीले पदार्थों का आदि होना कहते हैं। अगर एक हम सामान्य भाषा में देखें तो जो नशीले पदार्थों का सेवन है वो एक तरह का ऐसा मेथड है जिसमें व्यक्ति या तो किसी तरीके से या ऐसा कुछ हार्मफुल नुकसानदेह पदार्थ अपने शरीर के अंदर लेता है जिससे उसको कुछ समय के लिए अच्छी अनुभूति होती है। एक और परिभाषा देखें तो इसमें ड्रग अब्यूज में या नशीले पदार्थों के व्यसन से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है, उन पे डिपेंडेंट हो जाता है, उसके बिना उसका शरीर और दिमाग काम करना बंद कर देता है। यदि हम इसके प्रकार देखें तो सबसे पहले आते हैं स्टिमुलेंट्स ड्रग्स, जिनको कहते हैं उत्तेजक मादक पदार्थ। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या करेंगे कि इनको लेने के बाद शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होगी, यानी व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि वो उसमें बहुत ताकत आ गई है और अब उसकी जो उसमें जो एक कमजोरी सी महसूस हो रही थी वो खत्म हो गई, उसकी नींद भाग गई है और वो अब किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो गया है। इसमें आते हैं हमारे जैसे कोकीन है, मेथेरीन है, कैफ़ीन है, जैसे चाय, कॉफ़ी भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं एक चाय पिला दो, एक कॉफ़ी पिला दो, फिर मैं फटाफट काम कर दूँगा। तो वो यही है उत्तेजक मादक पदार्थ। नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जिन्हें कहते हैं निश्चेतक मादक पदार्थ। निश्चेतक से मतलब है कि व्यक्ति उसको लेके एक उसके अंदर एक इस तरह से अनुभूति हो जाएगी कि अब बस मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसमें उसको अब कोई अगर दर्द हो रहा है कहीं या किसी तरह की तकलीफ है तो वो सब उसको भूल जाएगा और अब वो एक अच्छी सुख की अनुभूति करेगा। तीसरे प्रकार होते हैं डिप्रेसेंट्स ड्रग्स, जो अवसादक मादक पदार्थ कहलाते हैं। और अवसादक मादक पदार्थ ऐसे होते हैं कि बहुत बार आपने देखा है कि व्यक्ति बहुत उदास है, दुखी है या किसी तरह का उसको नुकसान हो गया है या वो कहीं किसी चीज में असफल हो गया है, तो उसको इच्छा होगी कि मैं कोई नशा कर लूं। वो नशा कोई तंबाकू के रूप में भी हो सकता है, वो नशा कोई शराब आदि के रूप में भी हो सकता है और बहुत से लोग जिनको कि ड्रग्स हैं जैसे कोकीन है, कैफ़ीन है, हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, इनको लेने की भी आदत पड़ जाती है। तो इस तरह का नशा भी हो सकता है और उसको लेने के बाद वो अपना दुःख, तकलीफ भूल जाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस होते हैं जिनको अगर हम हिंदी में बोलें तो जिसमें हमें कुछ एक भ्रांति सी हो जाती है। यानी वो व्यक्ति एक अलग ही सपनों में खो जाता है, उसको जो चीज़ें वो वास्तविक जीवन में नहीं पा पाता, यानी कि एक आप देखोगे कि बहुत से व्यक्तियों की इच्छा होती है कि मैं ये कर लूँ, मेरे पास वो होता। तो इस तरह की चीज़ें वो जब ऐसा नशा कर लेता है, तो उनको करने के बाद फिर वो उसी तरह के सपनों में खो जाता है और उसे लगता है मैंने वो सब कुछ पा लिया है। यदि हम ये देखें कि लोग क्यों लेते हैं, ड्रग्स क्यों लेते हैं या नशा क्यों करते हैं या उसके आदि क्यों हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग-अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया है फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी यानी जिसे हम शारीरिक सिद्धांत कहते हैं, जो शरीर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति का शरीर उस तरह की चीज़ों का, जैसे मान लो कभी किसी ने कोई चीज़, कोई नशा करना शुरू किया, अब धीरे-धीरे क्या होगा कि उसका शरीर उस चीज़ की डिमांड करेगा, उसको माँगेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। यानी जैसे जो खासकर जो ये ड्रग्स, हेरोइन्स जो लेते हैं या जो लगातार रोज़ सिगरेट, शराब लेने लग जाते हैं, वो जब तक फिर लेंगे नहीं तो उनका शरीर उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनके शरीर में उन्हें खुद को ही कमज़ोरी-सी महसूस होने लगती है। तो इस तरह का जो थ्योरी ये कहती है कि जब व्यक्ति का शरीर ऐसी चीज़ों को, नशा को बार-बार माँगता है, डिमांड करता है, तो वो शारीरिक सिद्धांत है। इसे देने वाले थे रैंडोल्फ, निम्बिच, मोर्टन्स, स्लिकविथ आदि। दूसरा जो प्रकार है, वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी का, यानी जो हमारा मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है जिसे हम कह सकते हैं मानसिक सिद्धांत है।
जिसमें मनुष्य का शरीर इतना डिमांड नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा उसका दिमाग उसको कह रहा है कि नहीं अभी तुमने वो चीज़ नहीं ली, इसीलिए तुम वो काम नहीं कर पा रहे या तुम्हें सफलता नहीं मिल पा रही। तो नेक्स्ट जो आता है वो है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो सामाजिक मनोविज्ञान से यानी जिसमें समाज भी आ रहा है और समाज के साथ-साथ जो अपना हमारा दिमाग है, हमारा मन है, वो भी प्रभावित कर रहा है। इनके आगे कुछ प्रकार हैं, उनको भी हम डिटेल में करेंगे। सोशियोलॉजिकल थ्योरी चौथा प्रकार है जिसको हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। अच्छा जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसका एक नाम और है जो हार्वर्ड, बेकर और एरिक्सन ने दिया था, उसे नामांकन सिद्धांत भी कहते हैं। लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी में क्या होता है कि जब व्यक्ति मान लो किसी चीज का आदी हो गया, चाहे वो शराबी है, चाहे वो तंबाकू लेने वाला है या कोई ड्रग्स है जो हेरोइन, ब्राउन शुगर, चरस लेने वाला व्यक्ति है और मान लो वो ठीक भी हो गया, लेकिन समाज क्या करता है उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देता है, उसका एक लेबलिंग कर देता है कि ये व्यक्ति नशेड़ी था, नशेड़ी है और नशेड़ा नशेड़ी रहेगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति फिर मानसिक रूप से उबर नहीं पाता और फिर धीरे-धीरे वापस उन्हीं चीज़ों का शिकार होने लगता है। वापस वो उसी तरफ जाने लगता है कि समाज अभी भी मुझे एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में नहीं स्वीकार कर रहा, तो वो वापस से उन नशों को करने लग जाता है। तो इसे लेबलिंग थ्योरी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट आती है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में भी बहुत सारे सामाजिक ऐसे रीज़न होते हैं समाज के, जो व्यक्ति को नशा लेने के लिए, नशा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब यदि हम देखें तो पहला है साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसके आगे फिर 4 प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट होता है थ्योरी ऑफ रीइन्फोर्समेंट यानी कि प्रबलीकरण का सिद्धांत इसको यदि मैं कहूँ और इसको देने वाले जो थे इस सिद्धांत को वो थे अब्राहम विल्कर। अब्राहम विल्कर ये कहते हैं कि जब व्यक्ति कुछ इस प्रकार का नशा करने लगता है और उसको करने से अच्छा फील होता है उसे, यानी उसके शरीर का मान लो कोई दर्द है, कोई उसको दुःख है, वो चल चला गया, तो व्यक्ति ऐसे में उस चीज़ को फिर बार-बार लेता है, यानी कि उसको मोटिवेशन मिलता है कि वो चीज़ करूँगा या वो नशा करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा शरीर भी सब दुःख तकलीफ दूर हो जाती है और मैं अच्छा फ़ील करता हूँ, तो वो उस चीज़ को या उस नशे को बार-बार करने लगता है। दूसरा आता है थ्योरी ऑफ पावर। थ्योरी ऑफ पावर जो है यानी शक्ति सिद्धांत, वो ये कहता है जो डेविड मैकलेंड ने दिया था, उनका कहना था कि यदि व्यक्ति इस तरह के नशे को लेके या नशा करके उसमें एक ताकत आ जाती है और वो उस कार्य को कर जाता है, जो वो अभी तक नहीं कर पा रहा था और नशे के कारण कर जाता है, तो फिर उसको वापस से इसमें थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट अप्लाई हो जाता है कि अब व्यक्ति को लगता है कि मैं यदि नशा कर लूँगा, तो मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर लूँगा। मैं ये वज़न उठा लूँगा। जैसे आप मज़दूर लोगों को देखते हैं कि वो थोड़ी-थोड़ी देर में बैठ के बीड़ी पी रहे होते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमने नशा किया था, हमने उसके बाद बहुत मेहनत कर ली क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा लेबर वाला वर्क होता है, मेहनत का होता है। तो वो थोड़ी-थोड़ी देर में नशा करते रहते हैं। या फिर रात को जब उनका शरीर दुखता है तो वो शराब पीते हैं। वो सब इसीलिए है क्योंकि उनको उससे उनका दर्द दूर हो जाता है और वो उससे अच्छा फ़ील करते हैं। इसी तरीके से आता है शक्ति सिद्धांत थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सॉरी शक्ति नहीं व्यक्तित्व सिद्धांत जिसे दिया था रॉबर्ट फ्रीडवेल्स, चैन और नाइट ने और उन्होंने ये कहा था कि कई बार व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है वो इस तरीके की होती है कि उसको लगता है कि मुझे दूसरे लोगों की अटेंशन मिले, दूसरे लोग मुझे देखें, दूसरे मुझे तारीफ करें या कुछ ना कुछ मेरे पे कमेंट्स करें। तो पहले तो वो बहुत कोशिश करते हैं, पर जब नहीं हो पाता तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर वो इस तरह के नशे के शिकार हो जाते हैं कि कोई उनको महत्व नहीं देता, उनका किसी के लिए जीवन में कोई वो किसी के जीवन में महत्व नहीं रखते, तो फिर वो ड्रग अब्यूज़ करने मतलब नशे के आदी हो जाते हैं, एडिक्शन करने लग जाते हैं। लास्ट है थ्योरी ऑफ वीकेंड सेल्फ। जो आपको समझ में आ रहा है कि व्यक्ति के जो स्व है, उसका जो खुद का एक अंदर का मन है, जो जो हमें कुछ गलत करने से या अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, यदि उसका स्व कमज़ोर है, तो मान लो किसी दोस्त ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लेके देख, इसको खा के देख। तो ऐसे में क्या होगा यदि उसका कमज़ोर है सेल्फ, उसका स्व कमज़ोर है, तो वो उस चीज़ को लेगा, 1 बार लेगा, 2 बार लेगा, उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो उसका आदी हो जाएगा।
तो ये जो वीकेंड सेल्फ की जो थ्योरी है, जिसे हम भय का सिद्धांत कहते हैं, ये दिया था स्टैंटन पीले ने। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को नशे की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये भी पुनः 4 प्रकार के हैं और इसमें सबसे पहला आता है थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, यानी विभिन्न संपर्क का सिद्धांत। आपने जो हमारे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, अपराध शास्त्री सदरलैंड का नाम सुना होगा। उन्होंने अपराधियों पे बहुत ज्यादा अध्ययन किए थे और उन्होंने इस थ्योरी को दिया और उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो संगत होती है, व्यक्ति की दोस्त होते हैं या वो जिस जगह काम करता है, वो जगह या वो व्यक्ति उसके जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति बनेगा। क्योंकि यदि उनको उसको उनके साथ रहना है, अधिकतर समय वहीं बिताना है या परिवार में भी अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो नशा करते हैं, तो वहाँ से व्यक्ति ज़रूर सीखेगा कि कैसे वो लोग नशा कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है या कुछ इससे अच्छा होता है, तो धीरे-धीरे वो भी उसके आदी हो जाते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, जिसे कहा गया सामाजिक सीख का सिद्धांत और ये दिया था एकर्स और बर्जेस ने। इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति दूसरों को देख के, यानी समाज में कि कोई व्यक्ति ले रहा है या जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मान लो परिवार ही है, परिवार में वो देख रहा है कि वो एक बच्चा है, देख रहा है उसके घर में उसके जो घर के जो अन्य लोग हैं वो यदि नशा कर रहे हैं और उस चीज का सेवन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो देखेगा कि यहाँ ये कुछ अच्छी चीज है, क्योंकि एक बच्चे के सामने सबसे बड़ा उसका परिवार होता है, उसके बाद उसके मित्र और ये सब आते हैं। तो वहां जब वो देखता है, सीखता है, तो वो भी उन चीजों को अपनाने लग जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि तनाव का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। ये रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था और उनका ये कहना था कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में होता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर इतना उस पे एक डाल दिया जाता है प्रेशर कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें पास होना है, तुम्हें ये चीज करके दिखानी है या तुम्हें कोई गेम है उसको जीत के दिखाना है या ऐसा करके दिखाना है, तो ऐसे में उस पे जब वो दबाव आता है तो वो अवसाद में जाता है और अवसाद में जाके फिर धीरे धीरे वो नशे का आदी हो जाता है। लास्ट है थ्योरी ऑफ सब कल्चर। इसके लिए कहा गया था, जो वाल्टर मिलर और अल्बर्ट कोहन थे, इसके अलावा क्लीवर्ड और ओलिन थे, इन्होंने कहा कि जो समाज होता है, कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पे ये नशा करना बहुत आम बात होती है। जैसे यदि हम विदेशी संस्कृति में देखें तो वहाँ लोग शराब वगैरह बहुत कॉमन पीते हैं, महिलाएं भी पीते हैं, पुरुष भी पीते हैं और बहुत छोटी आयु के बच्चे भी पीते हैं। ठीक है? ऐसे ही बहुत से संस्कृतियाँ या समाज हैं, उपसमाज जिनमें चरस पीना, गांजा पीना ये बहुत आम बात मानी जाती है, बल्कि उसमें तो ये देखा जाता है कि कोई नहीं पी रहा है तो व्यक्ति कैसा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो दूसरे और जो लोग हैं, वो भी धीरे-धीरे वो सब चीज़ें अपनाने लगते हैं, यानी कि वहाँ की जो उपसंस्कृति है, वो इस तरह के चीज़ों को प्रमोट करती है। अब इसके बाद आता है कि इस इन सब चीज़ों के क्या दुष्परिणाम है, यानी जो व्यक्ति नशे का आदी होता है या नशीले पदार्थों का व्यसनी हो जाता है, तो उसके क्या प्रभाव आते हैं। देखो, सबसे पहले तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गई कि वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से उन दवाओं के ऊपर या उन नशीले पदार्थों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ठीक है? क्योंकि अब उसके शरीर को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो नहीं लेगा तो वो बहुत कमज़ोरी-सी महसूस करेगा, उसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ-पाँव काँप रहे हैं और फ़िज़िकल से ज़्यादा उसका मानसिक, उसको जो है, उसका मन और दिमाग है, वो उसको बार-बार उस ओर ले जाएगा कि ये चीज़ तुम्हें अभी लेनी ही पड़ेगी, चाहे कैसे भी लो। नेक्स्ट वही है डिमांड ऑफ द बॉडी टू इनटेक ड्रग्स, यानी कि उसका शरीर और उसका दिमाग उसको बार-बार डिमांड कर रहा है कि तुम्हें अब वो नशा करना है। और इस सब के साथ क्या होता है कि जब व्यक्ति एक बार नशा करना शुरू कर देता है, तो धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। अगर वो आज 1 सिगरेट पीता है, फिर वो 2 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा और धीरे-धीरे उसकी वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ये किसी भी चीज़ में नशीले पदार्थ पे लागू होता है। और जब वो इस तरह का नशा करने लग जाता है, तो क्या होगा कि उसका जो काम है वो कम हो जाएगा, उसका पैसा धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा और यदि वो किसी प्राइवेट गवर्नमेंट जगह पे है, तो हो सकता है वहाँ से उसका रोज़गार भी चला जाए।
नेक्स्ट आते हैं कि इसका केवल ना केवल व्यक्ति पर बल्कि पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो खराब हो ही रहा है, उसका शरीर नष्ट हो रहा है, वो मानसिक रूप से उसका जो है वो कमज़ोर हो गया है। तो जब ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो उससे पूरा समाज को भी नुकसान होगा। और उस व्यक्ति का यदि परिवार है तो वहाँ फिर लड़ाई-झगड़े शुरू होंगे, मारपीट शुरू होगी, हिंसा शुरू होगी और कई बार तो हत्या या आत्महत्या तक हो जाती है। उसके कार्य पे जो है कार्य की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि जब वही बात है कि जब तक वो उस नशे को नहीं लेगा, तो उसका शरीर काम ही नहीं करेगा और धीरे-धीरे वो गरीबी की ओर चला जाएगा। और जब व्यक्ति नशा करके कुछ करता है, तो वो रोड एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। मान लो कोई है वो शराब पी के या कोई और नशा करके गाड़ी चला रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है, तो उसके कारण रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि उन्हें आप समझाओगे, कुछ कहोगे तो उनका वो मिसबिहेव करते हैं, उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं। अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो है कि हम कंट्रोल करें कि किसको कि हम किस तरीके से नशे को रोकें। तो सबसे पहले आता है कि व्यक्ति को अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यदि आपको कोई कह भी रहा है कि आप एक बार लेके देखो, यदि आपको नहीं लेना है, तो नहीं लेना है, साफ मना करना होगा। दूसरी बात, जो इसके इल इफेक्ट्स हैं, जो इसके दुष्प्रभाव हैं, उसका अलग-अलग सोशल मीडिया से प्रचार-प्रसार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि चाहे स्कूल का करिकुलम हो, चाहे कॉलेज का हो या कोई और अदर लेवल का करिकुलम हो, सब में इसके दुष्प्रभावों का ज़रूर कहीं न कहीं एक इंक्लूज़न होना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही ये सीख दी जाए कि ये चीज़ गलत है और इससे व्यक्ति का और समाज का नुकसान ही होता है। और अगर ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, तो उनकी केस स्टडी की जाए। केस स्टडी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर वो व्यक्ति या जो कोई अगर ग्रुप है, तो उनका अलग से उनका पास्ट का, उनका प्रेज़ेंट का, उनका अच्छे से आकलन किया जाए, उनके मित्रों का, उनके फैमिली का, उनके वर्क प्लेस का, हर जगह का आकलन किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। और जब इस तरह का आकलन किया जाए तो उन्हें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बताए जाएँ कि उसको लेने से उनके ऊपर कितना बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है। उन लोगों की काउंसलिंग की जाए, उन लोगों को गाइडेंस दी जाए कि उन्होंने जो अभी तक किया है वो गलत था, अब वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और कुछ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में छोड़ना चाहते हैं पर उन्हें सही परामर्श नहीं मिल पाता, उन्हें अच्छे से कोई समझा नहीं पाता, उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाता। और इन सब में सबसे बढ़िया जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पैरेंटल मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, यानी एक परिवार। परिवार में चाहे माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं और कोई घर के सदस्य हैं, सबका अपने बच्चों पर या परिवार के अन्य सदस्यों पर ध्यान रखना। और यदि कोई कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसको मानसिक रूप से सपोर्ट देना, उसको इमोशनली सपोर्ट देना ताकि वो उस चीज़ को छोड़ सके, उसमें उसकी मदद करना। और शुरू से ही व्यक्ति को इस ओर मोटिवेट करना कि वो अच्छे करियर का चुनाव करे। वो अच्छी जगह जाएगा, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा, तो वो इस तरह के दुष्प्रभावों से काफ़ी हद तक बचा रहेगा। और आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत से ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जो स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे जो प्लेसेस हैं, जहाँ पे इज़िली टारगेट बनाया जा सकता है, वहाँ के बच्चों को टारगेट करते हैं। उनके लिए पहले तो फ्री में या किसी न किसी बहाने से उनको इस तरह के आदी बना देते हैं और फिर उनको मजबूर करते हैं कि अब वो उस चीज़ को, उस नशे की वस्तु को खरीदें, किसी भी तरीके से खरीदें। तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार द्वारा कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। और लास्ट है कि जो व्यक्ति छोड़ चुके हैं, नशे को छोड़ चुके हैं, उन्हें आगे भी इस तरह का दोबारा से लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी टाइम-टाइम पे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनको उनको इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको सोशली सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी समाज को भी ठप्पा लगाने की बजाय उनको मोटिवेट करना होगा कि अब वो सुधर गए हैं, अब वो समाज का ही हिस्सा हैं और वो अब श्योर हों कि वो उस चीज़ को दोबारा नहीं लेंगे, है ना? तो
सब बहुत ही एक अच्छी बात कही गई है कि डोंट लेट एडिक्शन कंट्रोल यू, यानी कि जो नशा है या आप किसी चीज के आदी हो रहे हो वो आपको कंट्रोल ना करे। आपका खुद का अपना सेल्फ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यदि मुझे नशा नहीं करना है तो नहीं करना है, उसके लिए को चाहे मुझे कोई कितना भी जोर दे ले, कोई कितना भी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर ले, पर मैं उसका आदी नहीं हूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, we will meet again. Good day.